नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। अभी आपको सभी को पता होगा कि पिछले दिनों कार्मिक लोक शिकायत पेंशन विभाग ने भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन किया और उसमें ये कहा कि जो भी कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी, अगर वो नई पेंशन स्कीम में आते हैं, जो अभी नौकरी पाएंगे या जो पहले से नौकरी पाए हुए हैं, वो सभी, उनके लिए कुछ नियम नई पेंशन के उन्होंने सूचीबद्ध किए, उसको नए नियमों को निकाला, उसका गजट नोटिफिकेशन किया उन्होंने 31 मार्च 2021 को, और कहा कि उन सभी को ये विकल्प लेना होगा कि उनकी मृत्यु होने के उपरांत या किसी कर्मचारी की मृत्यु होने के उपरांत, या अगर वो किसी बीमारी से, दुर्घटना से सेवा देने योग्य नहीं रहते, तो उस हालात में जो फैमिली पेंशन मिलेगा, जो कुटुंब पेंशन मिलेगा, वो किस तरह से लेना चाहते हैं। क्या वो जिसको हम कहते हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम, उसके अंदर लेना चाहते हैं, या नई पेंशन स्कीम के तहत लेना चाहते हैं। और उसके लिए उन्होंने प्रोफार्मा जारी किए हैं, जिनको भर के अपने हेड ऑफ सेक्शन को, अपने विभागाध्यक्ष को देना होगा। और इस जो फॉर्म है, इनको लेके, चूंकि ये गजट नोटिफिकेशन काफ़ी प्रशासनिक भाषा में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, होता है, तो लोगों को, जो हमारे कई साथी कर्मचारियों ने हमसे संपर्क किया और कहा कि बड़ा भ्रम पैदा हो रहा है इस बारे में, तो हमको इस बारे में थोड़ा बताइए। तो हमको लगा कि एक वीडियो इस बारे में जारी करना चाहिए, जिससे कि जो भी कर्मचारी इन फॉर्म को, इन विकल्पों को देना चाहते हैं, उनको पता हो कि दरअसल इसके अंदर उनको क्या लाभ है, क्या हानि है। कुछ प्रश्न थे, जैसे कि हम कब तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, या इनके भरने के लिए हमको कौन सा विकल्प चुनना होगा, किसमें हमारा लाभ है। और एक जो प्रश्न, ये शायद इस विषय से या इसके भरने से हटके है, लेकिन कुछ साथियों ने ये पूछा कि अगर हम एक तरफ हम एनपीएस का विरोध कर रहे हैं और उस पर अगर हम ये फॉर्म भरते हैं, तो क्या ये एनपीएस को सहमति देने जैसा नहीं होगा। तो इन सभी विषयों पे, इन सभी प्रश्नों को उत्तर आपके बीच में रखने के लिए ये वीडियो हम आपके बीच में ला रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपके जो प्रश्न हैं उनका आपको जवाब मिलेगा, और ये जो फॉर्म है, ये विकल्प देना है, इसमें आपको सहायता मिलेगी। इसी उम्मीद से इस वीडियो को हम आपके बीच में रख रहे हैं। साथियों, जैसे कि मैंने कहा कि कई प्रश्न थे। एक मूल प्रश्न ये है कि हम कब तक इसको दे सकते हैं। तो इसके बारे में आपको बता दूं कि सभी विभागों ने इसके लिए जो प्रोफार्मा या विकल्प पत्र जारी किए हैं, उन्होंने अलग अलग तिथि दी है। हम भी आपको सुझाव देते हैं कि जितनी शीघ्रता से हो सके इस फॉर्म को भरकर आप दें। लेकिन मैं इसके साथ आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि इसी गजट नोटिफिकेशन में, नियम में जो दिए हैं, उसमें लिखा हुआ है कि यदि कोई कर्मचारी 15 वर्ष की सेवा पूर्ण होने से पहले, या ये गजट नोटिफिकेशन के जारी होने से 3 साल के भीतर, यानी 1 अप्रैल 2024 तक, अगर कोई विकल्प नहीं देता और उस कंडीशन में, उस स्थिति में उस कर्मचारी की मृत्यु हो जाए, या वो किसी निशक्तता के कारण आगे सेवा ना कर पाए, तो ये मान लिया जाएगा कि वो कर्मचारी जो है पुरानी पेंशन को अपने विकल्प के रूप में लेना चाहता था, और उनको, उनका जो फैमिली है, जो आश्रित है, उनको पुरानी पेंशन के अंदर जो भी नियम है, उनके तहत उनको पुरानी पेंशन के नियमों के अधीन जो भी पेंशन होगी, वो उनको पेंशन दे दी जाएगी। ये पहली बात। इसीलिए हम चाहते हैं कि पूरी धैर्य के साथ आप रखें, और जहाँ तक हमारा अनुमान है कि सभी विभाग, उन्होंने, चूंकि इसके अंदर, इस पूरे नियम के अंदर ये आपको एक विकल्प दिया गया है कि अपनी सेवानिवृत्ति के पहले तक आप जो भी विकल्प आपने दिए हैं, एक प्रश्न ये भी था कि अगर ये क्या विकल्प अगर मैं एक बार दे दूं, तो उसको फिर अगर मुझे बदलना हो तो मैं बदल सकता हूं कि नहीं। तो हाँ साथियों, अगर आप कभी भी अपनी से, जब भी आपका रिटायरमेंट का डेट हो, उसके पहले तक आप अपना विकल्प बदल सकते हैं, और जब भी आपकी सेवानिवृत्ति होगी तो आपको पुनः एक बार डिक्लेरेशन देना होगा। ये इसके अंदर बताया गया है। तो इसीलिए आप निश्चिंता के साथ पूरा मंथन करके, सारे पहलुओं को गौर करते हुए, चूंकि हर कर्मचारी की अपनी अपनी परिस्थिति रहती है, उस परिस्थितियों के आधार पर उनको निर्णय करना है।
तो जो जानकारी हम दे रहे हैं उसके आधार पर आप अपनी व्यक्तिगत परिस्थिति के आधार पर निर्णय करें और विकल्प को चुनें। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बारे में इसका जो एक नियम है वो कहता है कि अगर कभी किसी व्यक्ति को निशक्तता के कारण यानी किसी एक्सीडेंट या बीमारी के कारण वो काम करने के योग्य ना रहे, उस परिस्थिति में उसको सेवानिवृत्ति दे दी जाए, तो जो अशक्तता पेंशन है वो अगर उसके लिए ऐसी स्थिति में अगर कर्मचारी ने विकल्प लिया है केंद्रीय सिविल सेवा जो पेंशन नियम है 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा असाधारण पेंशन नियम 1939, अगर उन्होंने ये ऑप्शन लिया है, यानी अगर मैं चालू भाषा में या सामान्य भाषा में कहूँ तो अगर आप ओल्ड पेंशन को अपने पेंशन विकल्प के रूप में चुनते हैं, तो उस परिस्थिति में आपको जो भी ओल्ड पेंशन के लाभ हैं वो आपको मिलेंगे, और साथ में एनपीएस का जो भी पैसा तब तक का आपका जमा हुआ होगा खाते में, उसके बारे में भी ये प्रश्न था कि भाई उस पैसे का क्या होगा। तो आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में जब आप पुरानी पेंशन को अपनी पेंशन के रूप में विकल्प में चुनेंगे और आप अशक्तता के कारण सेवा, कोई भी कर्मचारी अगर सेवा करने के योग्य ना रहे, तो वो जो एनपीएस का जमा हुआ पैसा है उसमें जो भी उनका हिस्सा है जो उन्होंने जमा किया है वो, और उनके हिस्से से जो लाभ हुआ है, यानी आप सभी जानते हैं कि हम कुछ अंशदान देते हैं, कुछ सरकार अंशदान देती है और उसको मिला के कुल भाग को मार्केट में लगाया जाता है, उससे कुछ लाभ जो होता है वो हमारा लाभ है। तो ऐसा जो भी हमारा अंशदान है वो अंशदान का हमारा हिस्सा, और लाभ में जो हमारे हिस्से का अंशदान है उसमें से जो लाभ हुआ है वो लाभ आपको मिल जाएगा, और साथ में आपको पुरानी पेंशन मिलेगी अगर कोई कर्मचारी निशक्तता के कारण सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात कि अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाए, तब अगर उन्होंने ये पुरानी पेंशन को अपने विकल्प के रूप में लिया है, तो जो निशक्तता कार्य सेवा में जो ये डिसेबिलिटी पेंशन जिसको हम लोग बोलते हैं, जो नियम इस पे लागू हैं वही नियम लागू होंगे किसी कर्मचारी की मृत्यु की दिशा में, यानी जो भी उनके विधिक उत्तराधिकारी हैं जिनको पेंशन नियमों के अधीन पुरानी पेंशन मिलने की योग्यता रखते हैं उनको पेंशन मिलेगी, और साथ में जो उनका एनपीएस का जमा पैसा है वो उनको दे दिया जाएगा। एक और बात जो इस बीच में आती है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पुरानी पेंशन के रूप में अपना विकल्प लिया, और जब अगर किसी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है या वो सेवा योग्य नहीं रहता, चूंकि उसने पुरानी पेंशन को अपने विकल्प के रूप में लिया हुआ है, और जब पेंशन देने की बारी आती है तो पुरानी पेंशन के जो नियम हैं उनके अधीन कोई पात्र व्यक्ति, यानी अगर मैं ये मान लूं कि जो अभी के प्रचलित नियम हैं उनके हिसाब से मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो अविवाहित है, और या किसी भी कारण से अगर उनकी कोई विधिक पेंशन लेने के योग्य लोग नहीं हैं, यानी अगर उनकी पत्नी नहीं है या उनके बच्चे नहीं हैं और वो ओल्ड पेंशन को चुन लेते हैं, मतलब जब उन्होंने चुना हो सकता है उस समय हो, लेकिन जिस समय पेंशन की दावेदारी पेश की जा रही हो उस समय कोई उनका ऐसा संबंधी ना हो जो पेंशन का हकदार हो पुरानी पेंशन में, तब क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति पुरानी पेंशन को अपने विकल्प के रूप में चुनता है और जब पेंशन देने की बारी आए, यानी मृत्यु की स्थिति हो या निशक्तता की स्थिति हो, उस स्थिति में अगर कोई ऐसा व्यक्ति ना बचे जिसको पेंशन दी जा सकती है नियमों के, पुरानी पेंशन के नियमों के अधीन, तो उसका वो विकल्प अमान्य हो जाएगा। और आपने देखा होगा कि जो आपको एक फॉर्म दिया है उसमें लिखा हुआ है कि आपको अपना फैमिली का डिक्लेरेशन देना हो। जब आप फैमिली का डिक्लेरेशन देते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि आपको उन सभी फैमिली मेंबर्स का डिक्लेरेशन देना है जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके परिवारजन हैं, वो चाहे पेंशन नियमों के
अधीन पेंशन पाने के योग्य हों अथवा ना हो। यानी अगर किसी का भाई है परिवार में, या माता पिता हैं जिनकी इनकम या जो भी आय है वो 9,000 रुपये, अभी प्रचलित जो नियम है उसमें ये है कि अगर 9,000 से ऊपर कोई अगर आपका माता पिता की कमाई है या वो किसी सरकारी सेवा में रहे हैं तो वो पेंशन के हकदार नहीं होते। ऐसी स्थिति में भी अगर जब कोई आपका, जैसे मैंने कहा कि अगर कोई पात्र व्यक्ति ना हो तो ये मान लिया जाएगा कि आपका वो जो ऑप्शन आपने ओल्ड पेंशन का लिया था उसको अमान्य कर दिया जाएगा, और नई पेंशन के तहत मानते हुए उसके जो भी लाभ हैं वो आपका जो भी उत्तराधिकारी, विधिक उत्तराधिकारी होगा, आपके परिवार के सदस्य होंगे जो पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन शायद लेने के उत्तराधिकारी नहीं है, योग्य नहीं है, लेकिन अभी आपके परिवार के सदस्य हैं, उनको उसका लाभ दे दिया जाएगा। नई पेंशन स्कीम के अंदर जो लाभ मिलता है वो लाभ उनको दे दिया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी अंतिम तिथि के बारे में भी मैंने पहले आपसे जैसे कहा कि सेवा पूरा होने के, अगर कोई कर्मचारी 15 वर्ष की सेवा को पूरा करने के पूर्व या ये 3 वर्ष की जो इस गजट नोटिफिकेशन की अवधि है इसके जारी होने के 3 वर्ष के अंदर अगर कोई विकल्प नहीं देता और दुर्भाग्य से वो कर्मचारी जीवित नहीं रहता, उनका निधन हो जाता है, तो नियम कहता है कि ये मान लिया जाएगा कि वो पुरानी पेंशन स्कीम के अंदर आ गए हैं और उनको जो भी पुरानी पेंशन स्कीम के लाभ हैं वो सारे के सारे लाभ दे दिए जाएंगे। इसमें एक बात विशेष रूप से आपको बता दूं कि अगर कोई कर्मचारी विकल्प अपना चुने बिना उनका निधन हो जाता है या वो नहीं रहते हैं तो परिवार को किसी भी तरह का विकल्प चुनने की आज़ादी या छूट नहीं होगी। कर्मचारी ही अपने लिए विकल्प चुन सकता है। इसीलिए भी हम आपसे ये कहते हैं, मतलब आपसे निवेदन करते हैं कि यथाशीघ्र इस विकल्प को आप अपना भर के जमा करें अपने डिपार्टमेंट में। लेकिन इसके साथ एक सुझाव और है कि पूरी तरह से समझ लें, सारी बातों को जान लें, और ये भी हम आपको कहना चाहेंगे कि एक बार हो सके तो जो पूरी नियमावली है, जो गजट नोटिफिकेशन है, उसको एक बार खुद भी स्वयं भी पढ़ लें। अगर कहीं पे आपको कोई भ्रम की स्थिति और पैदा हो रही हो तो जो भी आपके लोगों को आपको लगता है कि आपको इस बारे में सही जानकारी दे सकते हैं, उनसे एक बार विचार विमर्श कर लें और फिर इस फॉर्म को आप भर के जमा करें। जैसा मैंने कहा कि मृत्यु की दशा में ये है कि कर्मचारी अपना जो विकल्प अगर किसी ने नहीं लिया है तो ये मान लिया जाएगा कि वो पुरानी पेंशन स्कीम कोई लेना चाहता था। वैसे ही आपको ये बता दूं कि अगर कोई कर्मचारी, अगर जो मैंने पहले भी कहा कि 15 साल की अपनी सेवा पूरी होने या ये गजट नोटिफिकेशन होने से 3 साल के अंदर कोई विकल्प नहीं लेता और दुर्भाग्यवश वो निशक्तता हो जाती है या सक्षम नहीं रहता अपनी सेवा देने के लिए और उस स्थिति में उसकी सेवानिवृत्ति होती है, तब उस कर्मचारी को एक बार मौका दिया जाएगा कि वो एक विकल्प को चुने। लेकिन अगर वो कर्मचारी वो विकल्प लेने में सक्षम ना हो, अगर वो कर्मचारी इस विकल्प को लेने में सक्षम ना हो या उनके द्वारा कोई विकल्प ना लिया गया हो, तो परिवार इस समय भी कोई विकल्प नहीं ले सकता। अंतिम रूप से जो कर्मचारी है उनको ही विकल्प इसका लेना होगा। और अगर कोई कर्मचारी, जो मैंने जैसे कहा कि निशक्तता हो जाती है और उसने कभी कोई विकल्प नहीं लिया या अवधि बीत जाने के बाद, तो उसके बारे में भी जो निधन के कर्मचारी के बारे में है वही नियम उस पर भी लागू होगा कि अगर कोई कर्मचारी बिना कोई विकल्प चुने निशक्तता को प्राप्त करता है, डिसेबल हो जाता है, तो उनको भी पुरानी पेंशन में ही मान लिया जाएगा। लेकिन एक बार कर्मचारी से विकल्प मांगा जाएगा। अगर कर्मचारी कोई विकल्प देता है तब ठीक है। अगर कर्मचारी कोई विकल्प देने की स्थिति में नहीं है और उसने कोई पूर्व में विकल्प लिया है अगर, तो उस कर्मचारी का वही विकल्प मान्य होगा और दूसरा कोई विकल्प लेने की स्थिति नहीं होगी। लेकिन अगर कोई कर्मचारी, अगर मान लीजिए इन दोनों स्थितियों में अपना
विकल्प नहीं लेता, यानी 15 वर्ष की सेवा अवधि होने और इस गजट नोटिफिकेशन के 3 वर्ष पूरे हो जाने के बाद ऐसी स्थिति में अगर वो निशक्तता को प्राप्त होता है या निधन होता है, उस समय बाय डिफॉल्ट उसको नई पेंशन स्कीम में मान लिया जाएगा। यानी कि आपकी सेवा अवधि 15 वर्ष होने या ये गजट नोटिफिकेशन जो है वो 3 साल का होने के पहले आपको किसी न किसी विकल्प को चुन लेना चाहिए, ऐसा हमारा सुझाव है। क्योंकि अगर विकल्प आप नहीं चुन पाएंगे इस दौरान तो आपको ये मान लिया जाएगा कि आप नई पेंशन स्कीम में हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आपको लिए बहुत ज़रूरी है कि आप भली भांति विचार कर लें, सारे विषयों पर एक बार अच्छे से अध्ययन कर लें और उसके बाद ही अपने किसी पेंशन उसको चुनें। जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि एक प्रश्न है कि हम लोग आमतौर पे एनपीएस का विरोध करते हैं, लेकिन हम ये विकल्प चुन रहे हैं, तो क्या ये विकल्प चुनना एनपीएस को सपोर्ट करना है? तो मेरा ऐसा मानना है कि जिन्होंने भी एनपीएस को इंट्रोड्यूस किया उन सरकारों, उन नौकरशाहों को शायद ये अनुभव नहीं रहा होगा या उनको ये इस बात का आभास नहीं था कि ये पेंशन स्कीम सफल नहीं हो सकेगी। इसीलिए और लगातार जो ट्रेड यूनियन मुहिम है वो चलती रही इसके खिलाफ अलग अलग मोर्चों पे। तो आपने देखा कि एक ग्रेजुइटी जो सरकारी कर्मचारियों को जो एनपीएस में नहीं मिलती थी वो मिलना शुरू हुई और उसके बाद अब धीरे धीरे हम इस स्थिति में आ गए हैं कि हमको एक विकल्प दिया जाने लगा। ये हम इसका स्वागत करते हैं कि ये एक पहल है इस कदम की ओर, जिसको हम कहते हैं कि ओल्ड पेंशन की ओर। ये कदम है कि हमको आज ये विकल्प दिया जाने लगा जो पहले, जैसे आपको बता दूं कि जब ये नियमबद्ध नहीं हुए थे, ये गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ था, उसके पहले भी से ही कुछ समय पहले तक मृत्यु की दिशा में सरकारी कर्मचारी को अगर किसी कर्मचारी का निधन हो जाता था तब उसको ओल्ड पेंशन दे दी जाती थी, पुरानी पेंशन स्कीम दे दी जाती थी। लेकिन याद रखिएगा कि उस समय उसको प्रोविजनल पेंशन मिलती थी, यानी चूंकि नियम नहीं बने हैं इसीलिए उनको पुरानी पेंशन दे दी जाती थी, ये मानते हुए कि आगे जो भी नियम होंगे उनके अनुसार उनको लागू किया जाएगा। लेकिन आज जो नियम आया है उसमें आपको विकल्प लेने के लिए ये मौका दिया हुआ है और हम समझते हैं कि आमतौर पे जो सामान्य कर्मचारी हैं जिनकी पारिवारिक पेंशन लेने के लिए उनका परिवार उपलब्ध है, उन सभी को हम ये सलाह देते हैं कि वो पुरानी पेंशन को अपने पेंशन विकल्प के रूप में चुनें, क्योंकि आमतौर पे जो सबसे फायदेमंद है हमारे लिए वो पुरानी पेंशन ही है। लेकिन एक और जो बात मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी अपनी स्थितियों के हिसाब से इसको आकलन करें और उसके बाद आप इस फॉर्म को भरें या विकल्प को चुनें। एक बात जो मैं दोबारा से दोहरा देना चाहूँगा कि आपके पास जिनको भी आपने पेंशन के लिए नामित किया है या आपके पारिवारिक सदस्यों का जो ब्यौरा है या पेंशन का विकल्प यानी पुरानी पेंशन और नई पेंशन, इसको आपको बदलने के लिए ये ओपन टू ऑल टाइम रहेगा। मतलब आपको विकल्प बदलने के लिए आपकी सेवानिवृत्ति के एक दिन पूर्व तक भी आपको अवसर रहेगा कि आप अपना विकल्प या जो आपका पारिवारिक विवरण है वो आप बदल सकते हैं। और साथ में ही उन्होंने जो ये नियम निकाले हैं उसमें आपको सुझाव दिया है कि अगर आपकी पारिवारिक स्थिति में कोई परिवर्तन होता है, परिवार के सदस्यों की संख्या में कोई परिवर्तन होता है या उनकी जो वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन होता है या शारीरिक स्थिति में परिवर्तन होता है, तो उस समय आपको इसकी सूचना तुरंत ही अपने डिपार्टमेंट में देनी होगी। वो मैं इसीलिए एक उदाहरण के रूप में थोड़ा सा आपको बता दूं कि आमतौर पे आप सभी जानते हैं कि अगर किसी कर्मचारी का कोई बच्चा निशक्त हो तो वो पुरुष हो या महिला हो, यानी बेटा हो या बेटी हो, उनको आजीवन पेंशन का प्रावधान है। तो ऐसी स्थिति में अगर दुर्भाग्यवश किसी कर्मचारी का बच्चा आगे जाके निशक्त हो जाता है या किसी वजह से होता है तो उनको चाहिए कि वो तुरंत इसकी सूचना एक फॉर्मेट के माध्यम से जो उनका विभाग उनको देगा वो दे दें।
क्योंकि अगर ऐसा कोई स्थिति हुई और उन्होंने पुरानी पेंशन चुनी हुई है विकल्प के रूप में, तो उनको उसका लाभ मिल सकेगा। ये कुछ मुख्य मुद्दे थे साथियों, जो हमारे साथियों के द्वारा बार बार उठाए गए, हमसे संपर्क किया गया कि इस बारे में वो जानना चाहते हैं। हमने कोशिश की कि आपके बीच में उस बारे में अगर कोई भ्रम है तो उसको स्पष्ट कर सकें, और अगर और भी कोई आपको लगता है कि आपका कोई संशय है तो हम उम्मीद करेंगे कि आप हमसे संपर्क करेंगे और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको उन संशयों को दूर करें और आपको जो सही रास्ता हो सकता है उसको दिखाने में आपकी मदद कर सकें। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, धन्यवाद।